बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जगादो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक तरफ इमरान खान साहब खातून जज जेबा साहिबा की अदालत में पेश होकर माफिया मांग रहे हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब की ऑडियो टेप्स मंजर आम पर आने का सिलसिला जारी है। इन ऑडियो लीक्स को नाकदीन और तहरीक इंसाफ के बाज हल्के बाजवा लीक्स के साथ तशबीह दे रहे हैं। बाजवा लीक्स पर बात करने से पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि इन ऑडियो लीक्स की टाइमिंग का मतलब क्या है। ये ऑडियो लीक्स एक ऐसे वक्त में आ रही हैं जब मुस्लिम लीग नून की वो तमाम तर क़यादत जो मुल्क से भागी हुई थी, जिन पर करप्शन के मुकदमात थे, जो पाकिस्तान की इंतखाबी पॉलिटिक्स से मुकम्मल तौर पर आउट हो चुके थे, वो एक एक करके करप्शन मुकदमात से निकल रहे हैं। उनकी बैरून मुल्क से उन मफरूर इश्तहारी लोगों की वापसियां हो रही हैं और सबसे बढ़कर मरियम नवाज को रिलीफ मिल रहा है, और ये रिलीफ भी एक हैरान कुन हद तक कानूनी तरीके से इस NRO 2 को दिया जा रहा है। अब एक तरफ इमरान खान साहब के आलमी साजिश के बयानिए को झूठा साबित करने के लिए ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं, मगर सबसे अहम बात यह है कि अगर एक लम्हे के लिए हम इस बात को तस्लीम कर लें कि इमरान खान साहब का आलमी साजिश का बयानिया झूठा था, हुकूमत गिराने के पीछे जो साजिश की बात थी वो झूठ पर मबनी थी और खान साहब ने महज कौम को गुमराह किया, अगर हम एक लम्हे के लिए सारी की सारी रुदात को तस्लीम कर लें, ऑडियो लीक्स की हकीकत को भी 100% दुरुस्त तस्लीम कर लें, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 6 माह गुजरने के बावजूद इन लीक्स के ऊपर, इस आलमी साजिश के बयानिए के ऊपर, साइफर के ऊपर, इस अमरीकी मरासले के ऊपर क्यों कोई तहकीकात नहीं हुई। आज भी इमरान खान साहब की एक ऑफर टेबल पर मौजूद है कि आप इस मरासले की तहकीकात करवाएं और करवा कर जो रजीम चेंज ऑपरेशन है इसकी रियलिटी को कौम के सामने लेकर आएं। और अगर आप एक आला तहकीकाती कमीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी के अंदर कायम किया जाएगा, तो इमरान खान साहब पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों हुकूमत कमीशन बनाने से भाग रही है, क्यों आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को एक्सपोज करने के लिए इस साइफर की तहकीकात नहीं कर रही, क्यों उस साइफर को पब्लिक नहीं किया जा रहा। और अगर साइफर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था तो फिर अमेरिका से किस बात पर एहतजाज किया जा रहा था, फिर उस मुदाखलत को क्या मायने पहनाए जा रहे थे जिस बुनियाद पे इमरान खान साहब का जो गुस्सा था उसको उस वक्त की जो कौमी सलामती कमेटी है वो जस्टिफाइड समझती थी। तो आखिर इससे आइडियल अपॉर्चुनिटी इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या होगी कि आज वो तहकीकात करवाए और इमरान खान को एक्सपोज कर दे। मगर इससे भी आगे बढ़कर ये बात इंपॉर्टेंट इस हवाले से भी है कि ये देखा जाए कि ये जो लीक्स आ रही हैं, ये लीक्स किस किस्म की आ रही हैं। ये टारगेटेड लीक्स आ रही हैं और ये एक कॉन्टिन्यूटी है एक नैरेटिव की जो इमरान खान साहब ने एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के ऊपर क्रिएट किया, जिसने पब्लिक में एक पॉपुलैरिटी गेन की है। ये उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी के तौर पर ये लीक्स आ रही हैं। मगर दूसरी जानिब जो लीक्स बैलेंस करने के लिए लाई गई वो शरीफ फैमिली से मुताल्लिक हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी वो नहीं है जो इमरान खान साहब की लीक्स की इंटेंसिटी है। अब इमरान खान साहब भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ये ऑडियोज रिकॉर्ड कैसे हुई, और रिकॉर्ड होने के बाद ये रिकॉर्ड की किसने, और करने के बाद ये हैकर्स तक कैसे पहुंची। अब ये जो मुबैना हैकर का करैक्टर है ये बड़ा मशकूक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 75 साल से एक ही सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का इदारा है
जो माजी के अंदर भी इस किस्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करने का एक वसी तजर्बा रखता है और लोगों को इस बात को तस्लीम करने में, मानने में कोई बड़ी रुकावट नहीं है कि किस तरीके से इस मुल्क में कौन कौन सी एजेंसी किस किस की बिहाफ के ऊपर टेलीफोन्स को टेप करती है, वीडियोस रिकॉर्ड करती है, ऑडियोस को रिकॉर्ड करती है। अब ये जो ड्रामा है कि जनाब वो जो रिकॉर्डेड डेटा था वो हैकर के पास चला गया, अब ये जो मुबैना हैकर है आज तक इसकी आइडेंटिटी भी ओपन नहीं हो सकी। हम 5G टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं, लेकिन कोई इदारा इस बात की तहकीकात करने से कासिर है कि भाई आखिर ये सारा मामला हुआ कैसे है। अब इमरान खान साहब भी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इसको लीक किया गया, इस डेटे को चोरी किया गया है। तो जो मुहाफिज हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल कौन है इस पूरे वाकये का? पूरी दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि अगर कोई वाकया पेश आता है तो उसकी तहकीकात के लिए फौरी तौर पे कमीशन बनता है और कमीशन से पहले जो एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपना रिजाइन देते हैं कि वो एक सिक्योरिटी लैब्स के जिम्मेदार करार दिए जाते हैं और फिर मामला आगे बढ़ता है। आज की डेट तक किसी एक फर्द ने इस मामले के ऊपर कोई इस्तीफा नहीं दिया। जेआईटी बन रही है और वो लोग जेआईटी के अंदर शामिल हो रहे हैं, उनकी सरबराही में बन रही है जो खुद पार्टी हैं, जो बेनिफिशरी हैं इन ऑडियोज के, वो इस टाइम शरीफ खानदान है या वो पीएमएल-एन की गवर्नमेंट है। लेकिन जहां पर टाइमिंग की बात है कि ये जो ऑडियोज आ रही हैं, अब खान साहब तो ये बर्मला तौर पर कह रहे हैं कि जिनका काम ये है कि वो इन्वेस्टिगेट करें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वो यहाँ पे चैनल्स को बंद कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे लोगों को उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चार्जशीट है जो आज खान साहब ने पेश की है। अब दूसरी जानिब कुछ ड्रामाई सिचुएशंस आ रही हैं। ड्रामाई सिचुएशंस की तरतीब कुछ इस तरीके से है कि पहले यहाँ पर एक हुकूमत को तब्दील किया गया, फिर पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करके नैब के पर और नाखून काटे गए और पर और नाखून काटने के बाद एक कानूनी एनआरओ तैयार किया गया। उस एनआरओ की बुनियाद पर 150 सियासतदानों के, इन्फ्लुएंशियल्स के, पॉलिटिकल लीडर्स के अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ किए गए और पाकिस्तान के अंदर करप्शन की एक नई डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अगर आप इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो एक एक डॉलर के लिए भीख मांग रही है, तरस रही है और आईएमएफ नाक से लकीरें निकलवा रहा है जिस कौम की, उस कौम के अंदर हम ये लेसन दे रहे हैं कि जो 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन है वो कोई करप्शन नहीं है। वो इतनी बड़ी करप्शन नहीं है कि उसके लिए नैब जैसे इदारे को तहकीकात करनी पड़े, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े। और उसका नतीजा क्या है जनाब? 150 लोगों के मुकदमात एहतसाब अदालतों से निकल चुके हैं और अब वो रद्दी की टोकरी में जा चुके हैं। बाकी इदारों का हाल आप बेहतर समझते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फिर एक चेयरमैन नैब भी लगाया गया है और ये चेयरमैन नैब शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने मिलकर लगाया। अब आप इस चेयरमैन नैब की हैसियत और इसके इख्तियारात का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं किस नीयत से और कैसे लगा होगा। फिर उससे आगे बढ़कर यहाँ पर एक मफरूर शख्स इसहाक डार साहब की वापसी हुई। अदालत ने ड्रामाई तौर पर उनके जो वारंट थे उसको वक्ती तौर पे मुअत्तल कर दिया और फिर वो आए, उन्होंने ठीक 4 साल के बाद हल्फ उठा लिया और उनके हल्फ उठाते ही, डार साहब के आते ही जो डॉलर है उसके तेवर बदल गए और डॉलर की जो वैल्यू है वो नीचे आ गई और रुपया ऊपर जाना शुरू हो गया। यानी आप ये सोचें कि इस मुल्क के अंदर डार ने भी हल्फ नहीं उठाया, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया, कोई प्रैक्टिकल स्टेप इस गवर्नमेंट ने नहीं उठाया रुपए को स्टेबल करने के लिए। जस्ट डार के आने से, अनाउंस होने से रुपए की वैल्यू ड्रामाई तौर पर तब्दील होगी और अब बताया जा रहा है कि डार बेसिकली डॉलर के लिए थानेदार का काम कर रहा है। तो भाई अगर ऐसा ही था तो पहले दिन ही डार को ले आते, फिर किस बात का इंतजार कर रहे थे? कहानी ये है कि इस मुल्क में कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि जो डॉलर से पैसा है ये किन लोगों ने कमाया है। और ये एक ऐसी वारदात है कि पहले लोगों को, माफियाज को कहा गया
कि वो डॉलर की वैल्यू को बढ़ाएं, दौलत कमाएं, अरबों रुपए का डाका मारें। और जब ये डाका मार लिया तो अब डार साहब को लाया जा रहा है डाका मारने के बाद, वारदात करने के बाद, कि जनाब ये तो डार साहब की बरकत से इस मुल्क में इकोनॉमी का पहिया जो है वो रिवर्स हो गया। अब ये देखेंगे कि क्या ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या नहीं है। लेकिन एक इस डार साहब की कार्रवाई के ऊपर एक कमेंट बड़ा ज़रूरी है। इस मुल्क में जब शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात की गई तो शहबाज स्पीड की बात की गई, पंजाब में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गवर्नेंस है, ये सारी कहानियां हमें सुनाई गई और बताई गई। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब आए तो वो एक नाकाम प्राइम मिनिस्टर साबित हुए। वो जो मैं बताया जा रहा था गुड गवर्नेंस का और ब्यूरोक्रेसी का, और वो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी शहर का कोई मेयर होता है, वो इस तरह बिहेव कर रहे थे और अभी तक प्रैक्टिकली वो आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। तो ये जो इंडिविजुअल्स के साथ उम्मीदें हैं कि डार साहब आए हैं तो मुल्क की इकोनॉमी चल पड़ेगी, ये एक बहुत बड़ा जुआ होगा। और देखते हैं वक्त क्या बताता है। ना तो ये 97 है, ना ये 2013 है, और ना इस मुल्क की वो माशी हालत है जो 97 में थी और 2013 में थी। आज ये बदला हुआ पाकिस्तान है, ये सब्सिडीज के काबिल पाकिस्तान नहीं है। तो देखते हैं कि एक मफरूर जो खजाना था, वजीर खजाना साबिक, और अब का जो मौजूदा इश्तहारी वजीर खजाना मुंशी इसहाक डार है, वो किस तरह इस मीशत को बहाल करता है। बट जो आखिरी डाका पड़ा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाका है। गुज़श्ता रोज मरियम नवाज को अदालत ने बरी कर दी है एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर। अब ये वो एवनफील्ड रेफरेंस है जो पैनमा लीक्स हुई और उसके अंदर पता लगा कि ये फ्लैट शरीफ खानदान की मलकियत हैं। तो हमें सबसे पहले मरियम नवाज की वो बातें इमरान खान साहब पिछले 50 जलसों से याद करा रहे हैं कि जनाब लंदन में तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। और फिर मरियम नवाज का भाई कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये असासे हमारे हैं। और फिर नवाज शरीफ कौमी असम्बली में खड़ा होकर कहता है कि जनाब ये हैं वो जराए, ये हैं वो असासे जिनसे हमने लंदन के फ्लैट्स खरीदे हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके कतरी खत आता है और उस खत के साथ जो कुछ होता है और जाली ट्रस्ट डीड के साथ जो कुछ होता है वो तारीख का हिस्सा है। बहरहाल जो चाहे तेरा करिश्मा साज करे। कल तक यही अदालतें थी जिन्होंने इनको सजाएं सुनाई। नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम को 7 साल, कैप्टन सफदर को 1 साल, किसी को 80 लाख पाउंड, किसी को 20 लाख पाउंड। लेकिन मसला ये कि उस वक्त ये एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं थे। आज चूंकि एक डील हो चुकी है, एक एनआरओ हो चुका है और एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा एक माफिया को सपोर्ट किया और आज इमरान खान के ऊपर एक मुश्किल वक्त है और उसको फील्ड से आउट करने की तैयारी की जा रही है। तो आज इनके केसेस माफ हो रहे हैं। आज इनको ये बताया जा रहा है कि बुनियादी तौर पे केसेस ये गलत थे, झूठ थे। और अदालतें क्या कह रही हैं? अदालतें सबसे इंटरेस्टिंग, वो कह रही हैं नैब को हो सकता है कि आपका मुकदमा दुरुस्त हो मगर आप साबित नहीं कर सके। यानी वो ये नहीं कह रही कि ये बेगुनाह है या इन्होंने अपनी बेगुनाही साबित की है, वो नैब को कह रहे हैं कि आप बेसिकली इनको गुनाहगार साबित नहीं कर सके। अब चूंकि नैब का एक नया कानून है कि जनाब जो इल्ज़ाम लगाएगा वही उसको साबित करेगा। अगर आप एडमिट भी कर लेते हैं, ये अदालत ने कल भी कहा है कि अगर शरीफ फैमिली कहती है कि ये फ्लैट्स उनके हैं, ये मलकियत उनकी है, तब भी शरीफ फैमिली को साबित नहीं करना कि ये फ्लैट्स कैसे आए हैं, किस पैसे से हैं, ये नैब का काम। और अब जो नैब है वो शरीफ खानदान की मुलाजम है, उनकी लगाई हुई है। और जिस तरीके से इस मुल्क में प्रोसिक्यूशन चलती है, ये तो नैब बनी ही लोगों को विक्ट्री का निशान बनाने के लिए। यानी कि सिर्फ ये मुश्किल इतनी होती है कि आपका एक मीडिया ट्रायल होता है, कुछ महीने आपके जेल में गुजरते हैं, फिर आप बाहर निकलते हैं, निकल के विक्ट्री बनाकर कहते हैं जनाब मुशर्रफ ने हमारा एहतसाब किया, क्या बरामद किया, इमरान खान ने हमारा एहतसाब किया, क्या बरामद कर लिया। तो आज एक विक्ट्री साइन, और इस विक्ट्री साइन के बाद एक तरफ PMLN को बेनिफिट ये है कि मरियम नवाज इंतखाबी सियासत के लिए अहल हो गई। शरीफ ख़ानदान में पॉलिटिकल डायनेस्टी की एक नई सियासत का आगाज़ होगा। उनको एक नया कैंडिडेट मिल गया, एक बड़ा पोटेंशियल का कैंडिडेट मिल गया। लेकिन क्या ये कैंडिडेट पाकिस्तान के अंदर गेम चेंज कर सकेगा? जो हालात इस वक्त महंगाई के हैं, बैड गवर्नेंस के हैं, एक अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी बड़ा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब की जो 22 साल की पॉलिटिक्स है
वो एंटी करप्शन नैरेटिव के ऊपर खड़ी है, और इमरान खान के करप्शन के नैरेटिव को मजीद तकवीत मिलेगी जब इमरान खान हर जलसे के अंदर मरीम नवाज की तकरीरें, स्टेटमेंट सुनवाएगा, दिखाएगा, और फिर वो न्यूट्रल्स के ऊपर, आज भी जो एडवर्ड कॉलेज है वहां पर न्यूट्रल्स पे इमरान खान साहब ने वार किए, और इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स को दोबारा से जानवर के साथ तशबीह दी और ये कहा है कि जनाब डाका पड़ रहा था और चौकीदार जो था वो कह रहा था कि मैं गैर सियासी हूं, और जब गैर सियासी होते हैं फिर आप जानवर होते हैं। तो जानवर कितनी देर तक जानवर ही रहेंगे? चौकीदार, चोर से चौकीदार तक का जो सफर है वो कितनी देर तक इस मुल्क के अंदर चलेगा? और सबसे बढ़कर जो ऑडियो लीक्स हैं, क्या ये सिर्फ सियासतदानों की हद तक रहेंगी, या जहां पर इस मुल्क की पावर पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है कि कभी ये GHQ से मुतल्लिक कोई ऑडियो लीक क्यों नहीं आती, कभी इस मुल्क में किसी आर्मी चीफ की ऑडियो लीक क्यों नहीं आती? ये सोचने वाली बातें हैं कि आखिर वहाँ ऐसे कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं और यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करते। इस बात को ज़रूर सोचना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऑडियो लीक्स बुनियादी तौर पे कल को कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है और इसको बाजवा लीक्स बना सकता है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे YouTube चैनल को जगा दो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।